अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के इस ऑनलाइन सीरीज़ में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पहली क्लास में हम सभी अपने पहले चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, जिसे महात्मा गांधी ने कंपोज किया है। ये अब तक की सभी सोशल मीडिया साइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सबसे अद्भुत व्याख्या वाली क्लास होगी और इस बात को आप महसूस करेंगे जब ये क्लास आप पूरा करेंगे मेरे साथ, तो आपको ये बात महसूस होगा कि अब तक यूट्यूब की, फेसबुक की या फिर जितने भी ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं उन सब की ये सबसे बेहतर क्लास साबित होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये चाहूँगा कि भले हम एक दूसरे के सामने नहीं हैं, क्लास की तरह से नहीं है, मैं आपसे दूर एक मोबाइल स्क्रीन पे आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप अगर सच में सीखना चाहते हैं, आप सच में पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक ऐसा वातावरण बनाएं, एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे लगे कि हम लोग बिल्कुल आमने सामने हैं। सीखने का प्रयास करना है, मस्ती नहीं करनी है। आपकी पढ़ाई के लिए और आपके करियर के लिए मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, जागरूक हूँ और आपको जागरूक करता रहूँगा। आइए हम आज की ये क्लास, जो कि सबसे अद्भुत क्लास होने वाली है, इसकी शुरुआत करते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पहली बात ये एक एसे है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ ये एक एसे है और इस एसे में महात्मा गांधी ने कंपैरिजन किया है, तुलना किया है। इसमें तुलना हुई है इंडियन सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन की। भारतीय सभ्यता और यूरोपीय सभ्यता की तुलना महात्मा गांधी ने की है और उन्होंने ये साबित किया है कि हर मामले में भारत की सभ्यता यूरोप की सभ्यता से बेहतर है, सुपीरियर है, ग्रेट है। दुनिया की बहुत सारी सभ्यताएं भारतीय सभ्यता के सामने आईं लेकिन टिकी नहीं। और किन चीज़ों की वजह से भारतीय सभ्यता इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है और आज तक ये कैसे टिकी हुई है, बची हुई है, इसकी नींव इतनी मजबूत क्यों है, इन सारी बातों को हम जानेंगे इस चैप्टर में। गांधी जी ने किस तरीके से, कितने अच्छे से इसका वर्णन किया है, ये हम सीखेंगे। तो एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है आपको। पहले हम गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। तो गांधी जी, इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 और इनकी डेथ हुई 30 जनवरी 1948। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद करना, जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के राइटर का जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब हुई, इसको याद कर लेना है। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे, तो इन्हें जरूर याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी इज नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को बापू के नाम से बुलाया जाता है या फिर राष्ट्रपिता कहा जाता है इन्हें भारत का। तो ये भी एक टॉपिक रहा, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखिए। ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। भारतीय राजनीति पर महात्मा गांधी का एक अमिट छाप है। भारतीय राजनीति पर वो बिल्कुल छाए रहे 1915 से लेकर और 1948 तक उनका वर्चस्व रहा भारतीय राजनीति पर।
इसे भी याद करना है। और हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखी जिसका नाम दिया माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये इंग्लिश में लिखी गई थी और ये साबित करती है महात्मा गांधी के नॉलेज को, उनके ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स को। बहुत हाईली एजुकेटेड थे हमारे महात्मा गांधी और इन सभी बातों से पता चलता है। आगे जानते हैं इनके बारे में। तो इसमें क्या सीखा हमने कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ और इनकी मृत्यु 1948 में हुई। उन्हें बापू और द फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। 1915 से 1948 तक वो भारतीय राजनीति पर छाए रहे और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये उनकी आत्मकथा थी, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। He was more a spiritual leader than a politician. राजनेता नहीं थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति बनने का ख्वाब कभी नहीं था और अगर ऐसा होता तो कोई रोक भी नहीं सकता था। इतनी मजबूत पकड़ थी उनकी भारतीय राजनीति पर। लेकिन महात्मा गांधी तो एक आध्यात्मिक नेता हुए। अक्सर कई तस्वीरों में आपने महात्मा गांधी के साथ गीता देखा होगा। गीता लेके चलते थे वो। एक आध्यात्मिक नेता के रूप में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई। वो स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे, पॉलिटिशियन कम थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज अ चीफ वेपन्स। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपने दो हथियार बनाए, एक सत्य और दूसरा अहिंसा। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ये उनके हथियार थे जिनके दम पर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में कोशिश की, प्रयास किया। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, रिटन बाई M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। He was not only an original thinker but also a great master of chaste idiomatic English। जब हम इस ऑटोबायोग्राफी को पढ़ेंगे या बहुत सारे आर्टिकल्स जो उन्होंने लिखे यंग इंडिया नामक पत्रिका के लिए या फिर जो भाषण उन्होंने दिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, इन भाषणों को, उन आर्टिकल्स को या इन एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में लिखी गई बातों को जब हम ध्यान से देखेंगे, जब हम इन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे इनके एक एक शब्दों पर, तो हमें रियलाइज होगा कि महात्मा गांधी न सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर थे, न सिर्फ एक वास्तविक विचारक थे, बल्कि आइडियोमेटिक इंग्लिश के, मुहावरेदार अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे, जानकार थे। यानी इंग्लिश की भी जानकारी उनकी बहुत तगड़ी थी। ये साबित करता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये साबित करता है यंग इंडिया। तो इन सारी बातों से ऐसा लगता है कि वो एक मजबूत विचारक तो थे ही, इंग्लिश के भी बहुत बड़े जानकार थे। इन शब्दों को बारीकियों से समझते चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर समरी में ये बहुत काम आएंगे। तो ये है यंग इंडिया नामक पत्रिका की एक पिक जो एडिट की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे, एडिटेड बाय M.K. गांधी। महात्मा गांधी ने इन पत्रिका के लिए एडिटर का काम किया था, संपादक का काम किया था यंग इंडिया के लिए। और महात्मा गांधी की एक मान्यता थी कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स।
मन जो होता है इंसान का एक बेचैन से पक्षी की तरह से होता है। उसे जितना ज़्यादा मिलता है ये मन उतना ही ज़्यादा और चाहता है, इसलिए हमेशा असंतुष्ट बना रहता है। ये कथन गांधी जी का है और एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा जा सकता है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, किसका स्टेटमेंट है, किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का ये कथन है। इन दिस एसे, इस एसे में गांधी जी टॉक अबाउट, गांधी जी चर्चा करते हैं द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय जो सभ्यता है इसकी सही सलामत, साउंड का यहाँ अच्छा होगा, अर्थ होगा अच्छा भला सही सलामत, नींव की चर्चा करते हैं वो, कि भारतीय सभ्यता की जो नींव है वो इतनी सही सलामत कैसे बच गई। दुनिया भर की सभ्यताएं भारत के आगे आईं, अपना रंग ढंग दिखाईं और चली गई, लेकिन भारतीय सभ्यता सही सलामत बची कैसे? वो अपने आप को भारतीय सभ्यता ने कैसे संजो के रखा? क्यों नहीं बदली ये सभ्यता? क्यों दुनिया के बाकी देश इस सभ्यता का लोहा मानते हैं? इन सारी बातों की चर्चा गांधी जी ने की है। आगे के टॉपिक में हम देखेंगे कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1947। 1947 में 1917 में 1917 में गांधी जी चंपारण की यात्रा किए। वो चंपारण आए और चंपारण में आकर उन्होंने यहाँ की जो 3 कठिया व्यवस्था थी, नील की खेती वगैरह से रिलेटेड बातों पर उन्होंने सत्याग्रह भी किया। और चंपारण बिहार की धरती, इसने गांधी को आंदोलन करने का मौका दिया और यहीं से गांधी की आंदोलन शुरू भी हुई। तो चंपारण मूवमेंट किया था उन्होंने, इसके लिए वो चंपारण आए थे 1917 में। ये ईस्वी भी आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में गांधी जी का क्या कथन है इस चैप्टर में। मैंने इस चैप्टर को पूरा निचोड़ा है और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आपके सामने रखने की कोशिश करी है। गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, पूर्वी सभ्यता है, यानी बहुत पहले की सभ्यता है ये, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी सभ्यता है ये। यानी इंडियन सिविलाइजेशन को ईस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और यूरोपियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में गांधी जी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट करता है, ये बढ़ावा देता है मोरल बीइंग, मानवता को, नैतिकता को, इंसानियत को। और जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, यूरोप की सभ्यता, ये प्रोपगेट्स इमोरलिटी, ये अनैतिकता पर यानी कि इमोरलिटी पर बल देती है, उस पर जोर देती है। भारतीय सभ्यता इंसानियत को, नैतिकता को बढ़ावा देती है और यूरोपीय सभ्यता अनैतिकता को बढ़ावा देती है। दूसरे स्टेटमेंट में गांधी जी ने कहा कि इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, भारतीय सभ्यता आधारित है बिलीफ इन गॉड, ईश्वर के विश्वास पर। हम आध्यात्मिक लोग हैं, हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसी आधार पर जीवित रहते हैं। लेकिन यूरोपियन सिविलाइजेशन गॉडलेस है, ईश्वरहीन है, ईश्वर से रहित है। वो मशीनों की सभ्यता है, विज्ञान की सभ्यता है, वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करती है।
फिर गांधी जी ने इस चैप्टर में बताया है कि लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो, ये इंडियन सिविलाइजेशन का प्रिंसिपल है, भारतीय सभ्यता का सिद्धांत है। जियो और जीने दो, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग इट्स बेस, और भारतीय सभ्यता का आधार है कि जीवन सादा होना चाहिए लेकिन विचार ऊंचे होने चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, ये भारतीय सभ्यता का आधार है। और आगे वो बताते हैं कि यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी एंड कंटिन्यूटी एमिड्स चेंज, यानी यूनिटी का मतलब होता है एकता, एमिड्स मतलब में, के बीच, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, विभिन्नता, तो अनेकता में भी एकता, विभिन्नताओं में भी एक होना, और कंटिन्यूटी एमिड्स चेंज, और बदलाव के बीच भी कंटिन्यू रहना, सतत रहना, अपनी जगह पे रहना, ये इसका हॉलमार्क है, यही इसके शुद्धता का प्रतीक है कि हम बहुत सारी अनेकताएं हमारे देश में हैं। हम भाषा के रूप में अलग हैं। जब हम जाति की बात करें तो अनेक जातियों के लोग हमारे समाज में रहते हैं, यानी जातिगत विभिन्नताएं हैं, भाषा की विभिन्नताएं हैं, धार्मिक विभिन्नताएं भी हैं, सामाजिक विभिन्नताएं भी हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी हैं। बावजूद इसके हम एक हैं, हम भारतीय हैं, और बहुत सारे बदलाव हुए, बावजूद इसके आज हम वैसे ही हैं जैसे थे। तो ये हमारी शुद्धता का प्रतीक है। गांधी जी ने और भी बताया है कि इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सभ्यता, वर्शिप, पूजा करती है मोरालिटी, नैतिकता को, और मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता, ये जो यूरोपीय सभ्यता है, ये पूजा करती है मटेरियल की, यानी वस्तुओं की। ये वस्तुओं के खोज में लगे रहते हैं, इन्हीं को वो अपना जीवन मान लेते हैं। लेकिन भारतीय सभ्यता नैतिकता की पूजा करती है, आचरण की पूजा करती है। गांधी जी कहते हैं कि गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती भाषा में सभ्यता का अर्थ होता है गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण। आपका आचरण अगर अच्छा है, स्वभाव अगर आपका अच्छा है, तो आप सभ्य माने जाते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपकी सहायता करेंगे। इंडियन ग्लोरी, भारत की महिमा, भारत का गौरव क्या है? तो भारत का गौरव है कि इट इज़ इमूवेबल, ये अडिग है, ये अपरिवर्तनीय है। दुनिया बदली, ट्रेडिशंस बदले, समय बदला, लेकिन भारतीय सभ्यता नहीं बदली। यही इसकी गौरव की बात है, यही इसके लिए शान की बात है। और सिविलाइजेशन के बारे में, सभ्यता के बारे में गांधी जी ने कहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी सभ्यता आचरण की वो प्रणाली है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, आचरण की वो प्रणाली है विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो इंसान को दिखाती है द पाथ ऑफ ड्यूटी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता, एंड मोरालिटी, और नैतिकता का रास्ता। सभ्यता क्या है? तो सभ्यता आचरण की एक प्रणाली है जो इंसान को कर्तव्य का और नैतिकता का रास्ता दिखाती है। यानी सभ्यता हमें जानवरों से अलग करती है। क्या हमारा कर्तव्य है, हमारी नैतिकता क्या कहती है, इससे हमें अवगत कराती है। ये गांधी जी ने बताया सभ्यता के बारे में। और ये आपके लिए एक क्वेश्चन भी है, इसी में एक इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है
कि व्हाट इज़ द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड मोरलिटी। आगे देखते हैं, गांधी जी ने इस चैप्टर में एक बुक का चर्चा किया है कि द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ये एक बुक थी, बहुत फेमस बुक रही है ये, ऐतिहासिक दृष्टि से इस किताब का बहुत महत्व है। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, इसे लिखा था गिब्बन ने, बुक में इसकी चर्चा भी है आपके, इसे गिब्बन ने लिखा था। ये वो बुक का फ्रंट पेज है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। जेम्स डब्ल्यू एमेंटिग्नर ने इसको रिकॉपी किया है, इसे लिखा था गिब्बन ने। एडवर्ड गिब्बन इनका पूरा नाम था और इस बुक के जरिए उनका संबंध इटली से है। जबकि गिब्बन जो थे, एडवर्ड गिब्बन, वो एक हिस्टोरियन थे, राइटर थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी थे, वो सांसद थे गिब्बन। तो इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला कि द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर किसने लिखा, तो गिब्बन ने। और गिब्बन का रिलेशन किस कंट्री से बताया जा रहा है, तो इटली से। फिर गांधी जी ने अपने इस एसे में चर्चा किया है एट्टिक सिविलाइजेशन का। एट्टिक सिविलाइजेशन, तो एट्टिक सिविलाइजेशन का संबंध है एंशिएंट ग्रीक से। ग्रीक एक देश है, ग्रीक से इसका संबंध है। एट्टिक सिविलाइजेशन वर्ल्ड फेमस सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जैसे हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता है, वैसे ही एट्टिक सिविलाइजेशन ग्रीक की सभ्यता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन एक बनता है कि एट्टिक सिविलाइजेशन कहाँ था, या एट्टिक सिविलाइजेशन का संबंध किस देश से है, तो ग्रीक से है। एट्टिक सिविलाइजेशन का रिलेशन ग्रीक से है। आगे इस चैप्टर में गांधी जी ने एक जगह वर्ड यूज किया है गोल्डन फ्लीज। गोल्डन फ्लीज क्या होता है, तो ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक की दंत कथा में गोल्डन फ्लीज एक सुनहरे सोने के पशु को बताया गया है जो चल सकता है, उड़ सकता है, और वो सोने का है। जैसे बिहार में गुल्लर एक पेड़ होता है, गुल्लर का फूल, अक्सर लोग इसका उदाहरण देते हैं कि वो गुल्लर का फूल आज तक हमने केवल सुना है पर कभी उसे देखा नहीं है। उसी तरह ग्रीक माइथोलॉजी में गोल्डन फ्लीज होता है। गोल्डन फ्लीज का प्रयोग हम एक इडियम की तरह, एक फ्रेज की तरह, एक मुहावरे की तरह से कर सकते हैं। गोल्डन फ्लीज का मतलब होता है ऐसी हर वो चीज़ जिसे पाना कठिन हो, डिफ़िकल्ट टू फाइंड, जिसे पाना कठिन हो। तो यहाँ गांधी जी ने इसी अर्थ में गोल्डन फ्लीज का इस्तेमाल किया है, जिसे पाना कठिन हो, यानी गोल्डन फ्लीज का मतलब हुआ डिफ़िकल्ट टू फाइंड, जिसे पाना कठिन हो। तो मैंने इसमें पूरे चैप्टर को जोड़ने की कोशिश की है। फिर इस चैप्टर में फेरोज की चर्चा की गई है, जिसे फराह के नाम से भी जानते हैं, फिरौन के नाम से भी जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टेचू जो आप देख रहे हैं नीचे, ये फराह हैं। फराह किन्हें कहते हैं, तो ये दरअसल शासकों को कहा जाता है फेरोज, फिरौन। ये शासक थे इजिप्ट के, मिस्र देश के शासकों को। जैसे आपने 10th क्लास के इतिहास में कहीं कहीं जार पढ़ा, कहीं कहीं लुई पढ़ा, चार्ल्स पढ़ा, चार्ल्स दसम, या फिर लुई, जार निकोलस, ऐसे करके पढ़े थे आपने। तो इजिप्ट में, मिस्र में राजाओं को फेरोज कहा जाता है, फिरौन कहा जाता है।
तो यहाँ दो दो क्वेश्चन बनते हैं कि फिरौन कहाँ के शासक थे, तो इजिप्ट के, और इजिप्ट के शासकों को क्या कहा जाता है, तो फेरोज कहा जाता है। अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में गांधी जी का क्या कहना था, पश्चिमी सभ्यता के बारे में। तो गांधी जी ने कहा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वॉज इंगेज्ड, यानी जो पश्चिमी सभ्यता थी वो व्यस्त थी, मेकिंग वंडरफुल डिस्कवरीज, यानी आश्चर्यजनक आविष्कार करने में, इन थिंग्स मटेरियल, वस्तुओं से संबंधित, जैसे जेम्स वॉट ने इंजन बनाया। तो ऐसे ही खोजों में वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्यस्त थी। तो ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता के बारे में जो बातें की हैं वो ये बताएं कि गांधी जी को पश्चिमी सभ्यता से नफरत था, ये भी नहीं है। गांधी जी ने खुद कहा है कि आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता का विरोधी नहीं हूं, मैं इससे नफरत नहीं करता हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं तो पश्चिमी सभ्यता का आभारी हूं, फॉर मेनी थिंग्स, कई सारी चीज़ों के लिए। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो मैंने वेस्टर्न लिटरेचर से, पश्चिमी सभ्यता से सीखी हैं। गांधी जी कहते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता से बहुत कुछ सीखा हूं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं पश्चिमी सभ्यता से बिल्कुल नफरत नहीं करता, मैंने तो बहुत सारी चीजें सीखी हैं पश्चिमी सभ्यता से। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डज गांधी जी हेट वेस्ट, क्या गांधी जी पश्चिमी सभ्यता से नफरत करते थे? आंसर होगा नहीं, नो, गांधी जी डिडंट हेट वेस्ट, गांधी जी को पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं थी। उन्होंने तो बहुत कुछ सीखा था पश्चिमी सभ्यता से, और उन सभी चीज़ों को, पश्चिमी सभ्यता को ध्यान से समझने के बाद गांधी जी को ये रियलाइज हुआ कि पश्चिम की सभ्यता उनके वातावरण, उनकी संस्कृति के अनुकूल है, और भारत की सभ्यता भारत के रहन सहन और भारत के वातावरण के अनुकूल है। और अगर हम पश्चिमी सभ्यता की कॉपी करेंगे, नकल करेंगे, तो हम अपनी सभ्यता को खो देंगे, हमारी सभ्यता का नाश हो जाएगा। तो उन्होंने रोका है भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता की कॉपी करने से। इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में दुनिया की क्या राय है? तो आपके बुक में चर्चा किया गया है कि इट्स अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, भारत के खिलाफ एक चार्ज है, एक आरोप है। यह आरोप है कि द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, आर सो अनसिविलाइज्ड, इतने असभ्य हैं, इग्नोरेंट, अज्ञानी हैं, एंड स्टॉलिड, और इतने हट्ठी हैं, इतने जिद्दी हैं, दैट कि इट्स इम्पॉसिबल टू इंड्यूस देम, ये असंभव है उन्हें उकसाना, टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी परिवर्तन को अपनाने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए। दुनिया के लोग कहते हैं कि भारत के लोग इतने जिद्दी हैं, भारत के लोग इतने अज्ञानी हैं कि आप कोशिश करके थक जाओगे, लेकिन वो किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं लाएंगे, वो अपनी सभ्यता में कोई बदलाव नहीं करेंगे। और अगर ये आरोप है तो ये मूर्खता है, क्योंकि यही तो भारतीय सभ्यता की शान है, यही तो हमारी मेरिट है कि हमने अपनी सभ्यता को बचा के रखा। आगे, इंडियन सिविलाइजेशन की क्या खोज थी और क्या उसका लक्ष्य था, इस चैप्टर को मैंने पढ़ा और मुझे ये मिला कि इस चैप्टर के अनुसार गांधी जी ने ये बताने की कोशिश की कि वी बिलीव दैट, हमारा ये मानना है, हम ये विश्वास करते हैं कि द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, जीवन का जो मुख्य, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है जीवन का, इज टू नो द गॉड, वो है ईश्वर को जानना। भारत में रहने वाले लोगों का
अब ये जो भारत है ना, नाम भारत, ये बना है भा और रत से। भा का मतलब होता है भास्कर, सूर्य। सूर्य का मतलब नॉलेज, ज्ञान, प्रकाश, रोशनी, ज्ञान। और रत मतलब हो इंजॉय, जो आनंद उठाता है, जो खुशियां मनाता है। यानी अ पीपल दैट्स इंजॉय इन बीइंग नॉलेज इज इंडियन। भारत का मतलब है कि ऐसा स्थान जहां रहने वाले लोग हर तरह के ज्ञान से परिपूर्ण हो और खुश हो, वो भारत है। अब पता नहीं आज ऐसी स्थिति है कि नहीं, ये भारत का अर्थ हुआ। तो गांधी जी कहते हैं कि यहाँ के लोगों का मानना है, भारतीयों का मानना है कि हमारा जो सबसे बड़ा गोल है, जो लक्ष्य है जीवन का, वो है ईश्वर को जानना। वी हैव ऑल्सो मेड मार्वेलस डिस्कवरीज। जैसे पश्चिमी सभ्यता ने वस्तुओं की खोज की, वैसे हमने भी कुछ खोज किया। और हमने खोजा क्या? तो हमने खोज की रिलीजन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, स्पिरिट विचारधारा के क्षेत्र में, सोल आत्मा के क्षेत्र में हमारी खोज हुई है। हमने भी कुछ विशेष खोजें की हैं, लेकिन हमने शरीर से बाहर निकल के नहीं खोजा, हमने शरीर के अंदर खोजने की कोशिश की। अब गांधी जी ने एंसेस्टर्स की चर्चा की है, पूर्वजों की चर्चा की है। इस चैप्टर में उन्होंने भारत के पूर्वजों को भी जोड़ा है और वो कहते हैं कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, बहुत विद्वान थे और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा उन्होंने, और शायद उन्हीं की देन है कि आज ये सभ्यता बची हुई है। आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंडगलेंसेस। हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग विलास की, हमारे सुखों की एक लिमिट तैयार कर दी, एक सीमा बना दी कि एक निश्चित सीमा तक ही आप खुशियां मनाइए। क्योंकि वो जानते थे कि लाखों लोग दुनिया में गरीब हैं और लाखों गरीब रहेंगे, तो बैलेंस बना रहे, इसके लिए उन्होंने खुशियों की, आनंद की, भोग विलास की एक सीमा तय की। और आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स। हमारे पूर्वजों ने हमें रोका है, डिसऑर्डर्ड हमें रोका है, लग्जरीज सुख सुविधाओं से, प्लीजर्स ऐशो आराम से हमें रोका है, खुशियों से रोका है हमें। दे वर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज। हमारे पूर्वज मानते थे कि जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें अनेक तरह की बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं उनमें, और वो गांव से संतुष्ट थे, क्योंकि जो उनके गांव थे वो सभी तरह की ज़रूरतों को पूरा कर देते थे, तो गांव से वो संतुष्ट थे। और आवर एंसेस्टर्स बिलीव्ड, हमारे पूर्वज ये मानते थे कि वेल्थ एंड लग्जरीज, धन दौलत, ऐसा आराम, कांट मेक अ मैन हैप्पी, ये इंसान को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान का दिमाग तो एक बेचैन पक्षी की तरह से होता है। जितना ज़्यादा इसे मिलता है उतना ही ज़्यादा ये और चाहता है, इसलिए ये कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। तो उन्होंने कहा कि धन दौलत, ऐशो आराम इंसान को कभी खुश नहीं कर सकते। हमारे पूर्वज ये मानते थे कि ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशन, कि अगर कह रहे कि आप नैतिक बनिए, नैतिकता का अवलोकन कीजिए। ऑब्जर्व मतलब अवलोकन करना, तो नैतिकता का अवलोकन करने का मतलब है कि अटेन कर लेना, मास्टरी, जीत हासिल कर लेना अपने मन पर और अपनी इच्छाओं पर, अपनी अभिलाषाओं पर। यानी नैतिक होने का मतलब है वह व्यक्ति नैतिक है जिसने अपने मन पर और अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल कर ली हो। हमारे पूर्वज मानते थे, दे बिलीव्ड, वे मानते थे कि सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषिज। हमारे जो ऋषि हुए उनका सोल एम, उनका मुख्य लक्ष्य था त्याग करना। उन्होंने त्याग करने पर बल दिया, और हम उस देश के वासी हैं जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं,
पूरा विश्व ही परिवार मानते हैं हम लोग। हमारे पूर्वजों ने एंजॉय किया ट्रू होम रूल्स का, गृहस्थ जीवन का, माँ बाप, बाल बच्चे, थोड़े मोड़े मवेशी, पड़ोसियों के साथ जीवन का आनंद लिया उन्होंने। हमारे जो पूर्वज थे वो, इसमें कहा जा रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है कि दे बिलीव्ड दैट, वो मानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर दिज मशीन्स, कि अगर मशीनों से हमने अगर दिल लगा लिया, मशीनों के आदि अगर हम हो गए, तो वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम गुलाम हो जाएंगे। एंड लॉज आवर मोरल फाइबर, और अपने नैतिक चरित्र को, मोरल फाइबर नैतिक चरित्र को खो देंगे। अगर मशीनों पे हम आश्रित हो जाएंगे तो अपने नैतिक चरित्र को हम खो देंगे, ऐसा हमारे पूर्वजों की मान्यता थी। और ये जो बहुत खूबसूरत पेंटिंग आप देख रहे हैं, इसका एक राज है कि हमारे पूर्वज जो थे वो बड़े बड़े शहरों को, दे व्यूड लार्ज सिटीज आर स्नेर, उनको लगता था कि ये जो बड़े बड़े शहर हैं वो स्नेर हैं, जाल हैं, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस का मतलब होता है बोझ, और वो बेमतलब के बोझ हैं, बेकार बोझ की तरह वो धरती पर हैं। उनमें बहुत सारी बुराइयां हैं, वैश्यावृत्ति वाली औरतें हैं, चोरों और डाकुओं के गिरोह हैं, लोग वहाँ खुश नहीं रह सकते। बड़े शहरों को वो जाल के रूप में और बेमतलब के भार के रूप में देखते थे। लेकिन ये जो छोटा छोटा जो गांव था उनको बड़ा पसंद आता था। हमारे पूर्वजों को छोटे गांव बड़े पसंद आते थे। दे वर हैप्पी विद स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांवों से वो बड़े संतुष्ट थे। और गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं इस ऐसे में कि वी हैव नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, कि हम भाई मॉडर्न क्यों हो, हमें नहीं बनना आधुनिक, क्योंकि हमें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। लाइफ को कोरोड करने वाली, लाइफ कोरोडिंग, जीवन को तहस नहस करने वाली कोई भी प्रतियोगिता हमारे पास नहीं है। हम संतुष्ट जीवन जीने वाले नागरिक हैं। और अगर कोई वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कॉपी करता भी है तो गांधी जी कहते हैं कि इट विल रून फॉर इंडियंस, बर्बादी का कारण बनेगा भारतीयों के लिए ये, अगर हमने वेस्टर्न कल्चर को, पश्चिमी संस्कृति को कॉपी करने की कोशिश की। अगर भारतीय सभ्यता को छोड़कर हम यूरोपीय सभ्यता का नकल करते हैं तो हम खुद की बर्बादी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज ज़रूरत है भारतीय सभ्यता को बचाने के लिए, ऐसे हम इस पुरानी भारतीय सभ्यता के साथ जुड़े रहें जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ की छाती से चिपका रहता है। वैसे ही हमें अपनी पुरानी भारतीय सभ्यता के साथ जुड़े रहना चाहिए। और गांधी जी बड़े घमंड के साथ कहते हैं कि नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, सभ्यता का जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया है उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ से उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। सभ्यता का बीज जो हमारे पूर्वज बो के चले गए, यानी जो सभ्यता उन्होंने विकसित की उस सभ्यता के सामने दुनिया की कोई भी सभ्यता नहीं टिक सकती, ये गांधी जी ने बताया। तो ये था इसका पॉइंट डिस्कशन। और अब हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बारे में जानते हैं। आइए इसको एक्सप्लेन कर लिया जाए, इसको समराइज कर लिया जाए, इसे पढ़ के देखा जाए। तो बहुत कम समय का क्लास और रह गया है। देखते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ ब्रिलियंट एंड रिमार्केबल एसे, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इज अ ब्रिलियंट यानी ये एक शानदार, एंड रिमार्केबल और असाधारण निबंध है। महात्मा गांधी हैज ब्यूटीफुली, महात्मा गांधी ने बड़ी सुंदरता से
नैरेटेड, बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन दिस एसे। इस निबंध में महात्मा गांधी ने बहुत ही खूबसूरती से भारतीय सभ्यता की जो सही सलामत नींव है, जो साउंड फाउंडेशन है, सही सलामत जो नींव है भारतीय सभ्यता और संस्कृति की, उसकी चर्चा की है। ही कंपेयर्ड, उन्होंने तुलना किया है आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन, हमारी प्राचीन सभ्यता की तुलना उन्होंने की है विद वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता के साथ। एंड फाइनली प्रूव्ड, और अंत में उन्होंने साबित कर दिया है दैट कि आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति इज ग्रेटर, ज़्यादा महान है, एंड बेटर, और ज़्यादा अच्छी है देन एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी दूसरी सभ्यता से। तो गांधी जी ने इस बात को साबित कर ही दिया कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति दुनिया के किसी दूसरे सभ्यता और संस्कृति से कई गुना अच्छा है, कई गुना सुंदर है। द साउंड फाउंडेशन, जो सही सलामत नींव है इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर की, हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, वो सफलतापूर्वक, विथस्टूड है सफलतापूर्वक, खरी उतरी है वो द पैसेज ऑफ टाइम, बदलते समय में। यानी समय बदलता जा रहा है, बदलते हुए समय के मार्ग पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति की नींव बिल्कुल खरी उतरी है, यानी बदली नहीं है। समय बदला पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति नहीं बदली, यही इसकी खूबसूरती है। आगे गांधी जी कहते हैं कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज टेंडेंसी, जिसकी प्रवृत्ति रही है प्रिविलेज मैटरलिटी, यानी भौतिकता को बढ़ावा देना, कैन नॉट मैच्ड, वो बराबरी नहीं कर सकता द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की बराबरी वो नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय सभ्यता एलिवेट करती है, भारतीय सभ्यता बढ़ावा देती है, ऊपर उठाती है द मोरल बीइंग, नैतिकता को, इंसानियत को। तो पश्चिमी सभ्यता जो भौतिकता को बढ़ावा देती है वो भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय सभ्यता इंसानियत को बढ़ावा देती है। गांधी जी ऑल्सो हाईलाइटेड देयर सेलिएंट फीचर्स, गांधी जी ने हाईलाइट किया है, गांधी जी ने प्रकाशित किया है उनके खास, मुख्य, सेलिएंट मतलब खास या मुख्य फीचर्स के बारे में, विशेषताओं के बारे में। एंड कॉजन्ड अस, और हमें चेतावनी दिया है अगेंस्ट ब्लाइंड लिमिटेशन, कि अंधी सीमाओं की तरफ हम नहीं बढ़ें वेस्टर्न सिविलाइजेशन के या यूरोपियन सिविलाइजेशन के। यानी यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है उसकी कोई सीमा ही नहीं है, सीमा से हट के है, भगवान को तक नहीं मानते वो लोग। तो गांधी जी ने यूरोपीय सभ्यता के कुछ खास विशेषताओं को बताया है और हमें चेतावनी दिया है कि हम बचें यूरोपीय सभ्यताओं से। टू हिज माइंड, अब गांधी जी के मन की बात सुने तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण की वो प्रणाली है विच पॉइंट्स आउट, जो रास्ता दिखाती है इंसान को कर्तव्य का और नैतिकता का। ही सेज, वो कहते हैं दैट कि आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, इज द मोस्ट एनिशियंट, वो सबसे प्राचीन है, द स्ट्रोंगेस्ट, सबसे मजबूत है, एंड मोस्ट विटल इन द वर्ल्ड, और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्मिक है, सबसे ज़्यादा जीवनधार है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा जीवन है। ये बहुत सजीव है, बहुत मजबूत है और बहुत ज़्यादा प्राचीन सभ्यता है भारत की सभ्यता। हमें गर्व होना चाहिए अपने पूर्वजों पर जिन्होंने हमें इतनी अच्छी सभ्यता दी।
गांधी जी कहते हैं भारतीय सभ्यता के बारे में कि इट इज स्टिल, ये आज भी अलाइव, जिंदा है, एंड किकिंग, आज भी जिंदा है, और अच्छी भली है, किकिंग अच्छी भली है, वेयर एज, जबकि द सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस, ग्रीस की सभ्यता, रोम की सभ्यता, जापान की सभ्यता, चाइना की सभ्यता आर आइदर डेड, या तो खत्म हो गई, और वेस्टर्नाइज्ड, या फिर ये पश्चिमी हो गई, बदल गई। गांधी जी बताते हैं कि भारत की सभ्यता आज भी जीवित है, अच्छी भली है, जबकि ग्रीस की सभ्यता, रोम की सभ्यता, जापान की सभ्यता, चीन की सभ्यता या तो खत्म ही हो गई या उन्होंने अपने आप को बदल लिया। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, सॉरी यहाँ पे टी नहीं होगा, आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हमारा मन एक बेचैन पक्षी है, बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, क्योंकि जितना ज़्यादा इसे मिलता है उतना ही ज़्यादा ये और इच्छा करता है, एंड स्टिल, और फिर भी रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट बना रहता है। द मोर वी इंडल्ज, जितना ज़्यादा हम लिप्त रहेंगे इन आवर पैशन, अपनी इच्छाओं में, द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, उतनी ही बेलगाम वे हो जाएंगे, अनब्राइडल्ड, बेलगाम। गांधी जी कहते हैं कि हम अपनी इच्छाओं में जितने लिप्त रहेंगे, जितने अपनी इच्छा को बढ़ावा देंगे, हमारी इच्छाएं उतनी ही बेलगाम होती जाएंगी। सो इसलिए वी शुड सेट अ लिमिट टू आवर इंडगलेंसेज, हमें अपने भोग विलास की एक सीमा रखनी चाहिए, बिकॉज, क्योंकि हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, क्योंकि खुशी मोटे तौर पर एक मानसिक अवस्था है जिसे केवल महसूस किया जाता है, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर वन इज पुअर और रिच, और खुशी का इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति गरीब है या कोई व्यक्ति अमीर है। खुशी को गरीबी अमीरी से कोई लेना देना नहीं है, इस चैप्टर में गांधी जी ने बताया। आवर सिविलाइजेशन इज बेस्ड, हमारी सभ्यता आधारित है, ऑन द प्रिंसिपल, इस सिद्धांत पर कि हम कहते हैं लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज इट्स मोटो, सादा जीवन हो, ऊंचा विचार हो, यही इसका आदर्श है। इट्स आइडियल इज रिनंसिएशन, नॉट ए कंपलेशन ऑफ वेल्थ एंड मेटेरियलिस्टिक प्लीजर्स एंड कंफर्ट्स। हम क्या करते हैं तो हम बांटते हैं, न कि इकट्ठा करते हैं, चाहे वो संपत्ति हो या फिर वो भौतिक सुख सुविधाएं हो, हम इनको बांटने पर विश्वास करते हैं। यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी एंड कंटिन्यूटी एमिड्स चेंज आर इट्स हॉलमार्क, अनेकता में एकता और बदलाव में भी एक समान रहना, यही इसकी शुद्धता का प्रतीक है। इट इज सुटेबल, ये भारतीय सभ्यता जो है वो उपयुक्त है, टू आवर नीड्स, हमारे ज़रूरतों के, एंड इन्वायरमेंट, और हमारे पर्यावरण के। जैसी हमारी ज़रूरत है, जैसा हमारा पर्यावरण है, उसके अनुसार है ये। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, हु इंजॉयड, जिन्होंने आनंद लिया, ट्रू होम रूल्स का, सच्चे गृहस्थ जीवन का, डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, वो खेती बाड़ी पर निर्भर थे, और व्यूड दैट, और उनको लगता था, वो देखते थे कि बड़े बड़े जो शहर हैं वो जाल हैं, बेकार के बोझ हैं, वेयर मेनी वाइसेस, जहाँ बहुत सारी बुराइयाँ फ्लसरिंग, फलती फूलती हैं, एंड द पुअर वुड बी रॉब्ड बाय द रिच, और जहाँ गरीबों का शोषण होगा अमीरों के द्वारा। ये शहर के बारे में उनकी विचारधारा थी। गांधी जी प्रेफर्स, गांधी जी ज़्यादा पसंद करते हैं सेल्फ रेलिएंट, आत्मनिर्भर
गांव के जीवन को बड़े शहरों के जीवन से, बड़े शहरों के जीवन से गांधी जी को आत्मनिर्भर छोटे छोटे गांवों का जीवन बहुत पसंद है। फॉर हिम, उनके लिए हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, खुशी जो है मन की एक अवस्था है, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, बिना किसी संघर्ष के। इसलिए ब्लाइंड लिमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज सुसाइडल, इसलिए जो पश्चिमी सभ्यता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसे कॉपी करना आत्मघाती हो सकता है, हमारी हत्या कर सकता है, हमारी सभ्यता का गला घोंट सकता है अगर हम पश्चिमी सभ्यता की कॉपी करें तो। यही था आपका ये चैप्टर, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और मैं 110% दावा करता हूँ कि आपने अगर आज की क्लास पूरी ली है तो एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आपको याद करना पड़ेगा, सब आपको याद भी हो गए होंगे और सब आपसे बनेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।